तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सब कुछ चीज कर चुके हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यस यस कुशाग्र, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो हम ये कर चुके हैं जो आपको Yes. स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यस सर। इसी पे मैं अब और फर्दर बात करता हूँ, इसी पे कुछ और सवाल पूछता हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें यहाँ पर। मैग्नेटिक मेरिडियन और डेक्लिनेशन एंगल के बीच, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? डेक्लिनेशन एंगल कहते हैं। दिस एंगल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बात भी हम जानते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। 11.2 नहीं होता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। 11.2 तो मैग्नेटिक एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में होता है। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। जैसा यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे क्या, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। दीज टू आर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ. If I am standing over here with the compass will point in this direction. This is the direction of magnetic field lines, and also this is the plane of magnetic meridian. This is also the plane of magnetic meridian, because wherever the magnetic field lines look, or wherever the magnetic field lines run, if we run the knife, अगर हम उसको वहाँ पे नाइफ से काटें उस लाइन को, so the plane which we will get is called magnetic meridian. Magnetic meridian passes from magnetic north pole. ठीक है, तो this was the case of magnetic meridian. And at the same place someone asks कि आप बनाए longitude बनाइए या फिर geographic meridian बनाइए। तो geographic meridian कैसे बनेगा? Geographic meridian passes from north pole of geography. जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से पास करता हुआ हम बना देते हैं। तो जिस भी जगह पे हम खड़े होते हैं वहां से मैग्नेटिक नॉर्थ को जोड़ो, जिस जगह खड़े होते हैं उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ को जोड़ो, आपको दो प्लेन्स मिल जाएंगे, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरे को कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं डेक्लिनेशन एंगल। ठीक है, नाउ सपोज आई आस्क अ क्वेश्चन कि चलो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, 1 2 3 एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, 1 2 3 मान लीजिए आप, और फोर्थ नीचे होगा यहाँ पे कहीं इसके जस्ट लाइन में, 1 2 3 और एक और पॉइंट है यहाँ पे 4। तो बताओ यहाँ पे डेक्लिनेशन एंगल कितना होगा? लॉजिक्स पे खड़ा हुआ हूँ मैं, तो कितना आएगा बताइए? सोचिए कितना आना चाहिए? एनी गेस? सर 1 पे अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री। नहीं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ मैं। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल बताना है। डेक्लिनेशन एंगल क्या होता है उसको अपने मन में सोचो और फिर यहाँ पे टैली करो। सर 0 डिग्री। कैसे बताया, कैसे कहा आपने, बताओ? बोलिए, 0 डिग्री कैसे कहा? सर जब हम 1 2 और 3 पे जब कंपास लेके खड़े होंगे सर, तो हाँ, और सर ज्योग्राफिक नॉर्थ को भी उस साइड ले लें, नॉर्थ पोल को, तो 0 डिग्री आएगा ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे हो, बस सही कह रहे हो बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं इस जगह पर कहीं पे भी, तो व्हाट यू विल सी, आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कितना एंगल बन रहा है? ये ज्योग्राफी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन यही होगा। इन दिस केस दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज आल्सो द लॉन्जिट्यूड। तो आप ऐसी जगह पे खड़े हो गए हो जहाँ पे इसका निडल भी किधर दिख रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ है उधर, और उसी तरफ क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ भी है। तो आप ऐसी लाइन में खड़े हो जो कि एक सीधी लाइन में आ रहा है। अगर सीधी लाइन में आ रहा है कोई चीज तो वहां पे डेक्लिनेशन एंगल क्या होता है? 0 होता है।
तो इसको कहते हैं जीरो डेक्लिनेशन वाली लाइन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, जीरो आ गया, जीरो डेक्लिनेशन एंगल है। तो अगर डेक्लिनेशन एंगल जीरो होता है तो उस पॉइंट पे खड़े होकर के आप दोनों चीजों को एक साथ एक ही लाइन में देख सकते हैं, मैग्नेटिक पोल भी और ज्योग्राफिक पोल भी। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, जिसको कहते हैं एगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन। इन टर्म्स को आप पढ़ना, ठीक है। तो ये जिसका डेक्लिनेशन एंगल जीरो होता है, इसका नाम है एगोनिक लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो डेक्लिनेशन आ रहा है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगर कोई ऐसी जगह पर हम चलें जहां पे डेक्लिनेशन एंगल सेम मिले, तो उसको कहते हैं हम आइसोक्लिनिक लाइन। कुछ ऐसी लाइन होगी, आप बुक में से नाम पढ़ लीजिएगा, मैं कंफ्यूज कर सकता हूं शायद से, तो उसको कहते हैं हम आइसोक्लिनिक लाइन, ठीक है। तो जहां पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन सेम होता है, दोज प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो ये छोटी छोटी बात समझ के चलिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि डेक्लिनेशन एंगल क्या होता है। बाकी सब आसान होता है, आप उसको कर जाते हैं, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड वी हैव डन दिस पार्ट आल्सो। टेंजेंट कैलोरीमीटर हमने कर चुके हैं, टेंजेंट कैलोरीमीटर वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बात करते हैं इसको लेकर के। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट। सर हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि डिक्लाइनेशन एंगल और डिप एंगल एक ही होगा? नहीं, अलग अलग चीज होती हैं ये तो। डिप एंगल और डेक्लिनेशन एंगल अलग है। क्या कंफ्यूजन आ रही है इसमें, बताओ। सर बुक में एक वो स्टेटमेंट दे रखी है इस पे आइसोक्लिनिक के लिए। हाँ, आइसोक्लिनिक का लाइन पढ़ियो, वहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। These are the lines joining points of equal dip or inclination. हाँ, तो देखो 4 डेफिनेशन लिखी होंगी उसमें, 4 और भी होंगी 2-3। Yes sir. हाँ, वो कौन सी एगोनिक लाइन लिखा हुआ है, एगोनिक लाइंस। Yes sir. एगोनिक में क्या लिख रहा है बताओ। Sir, these are the lines place of equal declination. The lines joining place of zero declination is called agonic line. हाँ, जीरो डिक्लिनेशन वाली एगोनिक लाइन होती है। और दूसरी डेफिनेशन कौन सी है? ये तो एगोनिक का हो गया। हाँ, नेक्स्ट इज Isodynamic. कौन सा? Isodynamic. आवाज ही नहीं आ रही थोड़ा सा। Sir, isodynamic. आइसो डायनामिक। हाँ। अच्छा, तो ये आप बुक से पढ़ लो, ये डेफिनेशंस कुछ नहीं है। आइसो का मतलब होता है सेम, ए का मतलब हो गया जीरो, मतलब ऐसे ऐसे आप सिंबल्स हैं इनके, जहां भी वर्ड आइसो आएगा तो समझ लीजिएगा सेम हो रहा है कुछ, ठीक है। तो वो सिर्फ डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है खास, लेकिन पूछ ले तो हमको पता रहना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। बेसिकली हम इसके बारे में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है इससे रिलेटेड मटेरियल, वो मैं दिखाता हूँ आपको। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई चीज वाइब्रेट करेगी, यानी कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगी। नाम से समझ में आ रहा है कि कोई चीज वाइब्रेट करने वाली है, और क्या वाइब्रेट करेगा? मैग्नेट वाइब्रेट करेगा, और फिर वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो एसएचएम भी परफॉर्म कर सकती है, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स दिए जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है BH,
BH इज द मैग्नेटिक फील्ड। BH क्यों लिया हुआ है मैंने? BH इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अर्थ के सरफेस के पैरेलल वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वही इसको घुमा सकती है। BV इसको नहीं घुमाएगी। वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो उसको कुछ नहीं कह सकती। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपास रखा हुआ है। इट इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल कंपास। इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपास। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपास है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है BH और एक होता है BV। तो BV इसको कुछ नहीं कहेगी क्योंकि BV जो होगी डाउन इनसाइड जाएगी, क्रॉस में जाएगी। तो जब क्रॉस में जाएगी तो उसको कुछ रोटेशन पे फर्क नहीं डाल सकती इसके। हमने इस तरह का बात किया था पहले भी। जो जिसको इसको मैं जैसा रखूंगा वैसे ही रह जाएगा ये मैग्नेट। इस पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये मतलब है इस चीज का। और यहाँ पे ये है इसकी एक्सिस, ये एक्सिस है, इस पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या होता है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं तो फोर्स लगता है इस पे, टॉर्क भी लगता है। जब टॉर्क लगता है तो ये SHM परफॉर्म करता है। टाइम पीरियड कितना आता है इसका? T is equals to 2 pi under root of I upon mb, where I is the moment of inertia. I is moment of inertia। ये फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका प्रूफ भी देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I upon m, where m is the magnetic moment and BH is the horizontal component of magnetic field। तो ये सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको ना एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, अगर मिलता है मेरे को तो यहाँ पे। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, तो हैव अ लुक हियर। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कौन सा डायग्राम अच्छा रहेगा इसमें? थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं है इसमें। हैव अ लुक, यहाँ देखते हैं इसको। इस तरह से ये ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसे। ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर घूमता है, ठीक है। तो दिस इज अ नॉर्थ एंड साउथ। इसको हुक से टांगा हुआ है हमने, हुक से हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है, तो इस तरह से ये वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल को देख सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसे है, तो ये रोटेट कर सकता है यहाँ पे। तो वही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या यूज है इसका? मतलब सिंपल सा तो फॉर्मूला है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है इसमें। ऐसा एज सच कुछ नया नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है इसका यूज कहाँ कहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो इसका यूज भी बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट यूज इज टू कंपेयर, इट इज यूज टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं बार मैग्नेट का। तो सपोज आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, एक जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। ये दो मैग्नेट्स हैं जिसके डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, पर आई क्या है इनके? सेम है, दे हैव सेम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो जो टाइम पीरियड आएगा पहले वाले का, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन m1 bh, और यहाँ पे आई अपॉन m2 bh, ठीक है। अलग अलग बार मैग्नेट हैं बट एक ही जगह पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए BH और BH दोनों जगह सेम लिया हुआ है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशंस को। इन इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यू विल गेट T1 by T2 is equals to अंडर रूट ऑफ M2 by M1। तो ये रिलेशन मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे, T1 by T2 अंडर रूट ऑफ M2 by M1, ठीक है। तो कंपेयर हो गया। यहाँ पे आप M1 M2 को निकाल के कंपेयर कर सकते हो कि टाइम पीरियड तो नोट कर सकते हैं, ये तो हमको एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगा, कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, पर इसकी रिलेशन हम निकाल सकते हैं अब कि M2 कितने टाइम्स है M1 के, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन हम निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप, सेकेंड यूज इज टू कंपेयर BH एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पर
आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर कंपेयर करना है, अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नोट करना है, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेट सेम रखा हमने, सेम मैग्नेट है हमारे पास, सेम मैग्नेट बट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते हैं इसी मैग्नेट को। तो प्लेस 1 पे ले गया मैं, जब मैं इसको प्लेस 1 पे ले जाऊंगा तो टाइम पीरियड कितना आएगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम BH1 लिखा मैंने, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट विल बी डिफरेंट, सो इट इज BH1 एंड एट प्लेस नंबर 2 इट इज I अपॉन एम BH2, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देंगे तो फिर से देखो क्या मिल रहा है आपको, कंपेयर कर सकते हो आप कि एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे जगह के मैग्नेटिक फील्ड के कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे हम ये काम भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, एक एग्जांपल और लिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए आप एग्जांपल को और बताइए यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन में M B BH1 माइनस BH2। m कौन सा लें, यहाँ दो दो m है, क्या लिया जाएगा, M1 माइनस M2 हो जाएगा, M1 माइनस M2 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो निग्लेक्टिंग इफेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे M1 इधर देख रहा है, यहाँ पे M1 इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो आपस में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है m, तो नेट m आएगा, नेट मैग्नेट बनेगा। पर इसका जो I होगा, I में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये तो टोटल आ जाएगी I1 प्लस I2, ये हो गया I नेट, I अपॉन एम BH होता है ना, तो m कितना हो जाएगा, m नेट निकालें तो m नेट हो जाएगा M1 माइनस M2, और ये BH हो जाएगा उस जगह का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होगा। तो M1 माइनस M2 किया जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये एंटी पैरेलल है, अलग अलग जगह देख रहे हैं। बट इस केस में क्या होने वाला है, अगर सेम होता है तो, अगर सेम होता है तो देखो नॉर्थ नॉर्थ साथ साथ दिया हुआ है मैंने, तो इस केस में M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे M1 प्लस M2 हो जाएगा, बिकॉज इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर देख रहा है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर देख रहा है, तो अगर आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज M1 प्लस M2 एंड इट इज I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर को लेकर के। बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स को लेकर के कि न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो होती है, ये अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है वहीं मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है, जहाँ साउथ पोल होता है वहीं मैग्नेटिक साउथ भी होता है। अच्छा, ये बात ठीक है बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँगा, सपोज आप लैब में खड़े हुए हो, लैब में बैठे हुए हो, लैब में हो आप, ठीक है, केस 1 लैब में है, और मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपने बाहर से एक बार मैग्नेट लेकर के आए, ये बार मैग्नेट दिया हुआ मैंने, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे बनाया हुआ है, साउथ पोल यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, और ये कौन सी लाइंस जा रही हैं, येलो वाली, ये जो येलो लाइंस जा रही हैं ये BH है, BH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एट दैट प्लेस। ठीक है, और आपने क्या किया, और आपने क्या किया कि अपने बार मैग्नेट को जो लैब में रखा हुआ है उसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर दिया, इसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर दिया। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और बार मैग्नेट का नॉर्थ किधर देख रहे हैं, दोनों एक ही तरफ हैं। ठीक है, तो इस केस को क्या कहते हैं, NN केस कहते हैं। नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज टुवर्ड्स नॉर्थ हेमिस्फेयर, यानी NN केस, इसका नॉर्थ पोल और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सेम साइड में है, इसलिए NN कह रहे हैं। ओके फाइन, तो इस केस में क्या होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ग्रीन वाला क्या है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगी बिकॉज नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इंटरैक्ट करेंगी हर जगह पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट है। और कहाँ पे अपोजिट है, ये यहाँ पे अपोजिट है। यानी कि यहाँ पे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, या यूं कहो कि अपोजिट है। और जब अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, कैंसलेशन इफेक्ट आएगा कि कैंसिल करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, वो उनको काउंटर बैलेंस करते हैं, कम आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से लड़ाई हो रही है दो वेक्टर्स की, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। तो इन पॉइंट्स पे ऐसा हो सकता है एट a particular distance r from the center of the magnet at a distance r, एक ऐसा जगह आएगा, एक ऐसी पॉइंट आएगा जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का मतलब जो इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और जो अर्थ की वजह से आ रही है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होगा, बट टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर the net magnetic field due to bar magnet and due to earth cancels out each other, और यूं कहो कि net magnetic field at those points are zero। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे जीरो आ गया है, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे इस पूरे स्पेस में एट अ डिस्टेंस आर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट्स आ जाएगा। ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा? सो व्हाट विल योर आंसर बी? यू विल से इट इज इनफाइनाइट होंगे। तो इस आर रेडियस के स्फीयर, इस सर्कल में अगर मैं जाऊंगा तो ऐसे मुझे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो होगा। प्लेन में कितने पॉइंट्स आएंगे? ये तो स्पेस में है, तो इनफाइनाइट सच पॉइंट्स एग्जिस्ट इन स्पेस, बट इन अ प्लेन 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट। जो बोर्ड है जहां पे मैं लिख रहा हूँ ये सब कुछ, वो भी एक प्लेन ही है, ये भी एक प्लेन है, और यहाँ पे सिर्फ एक इस प्लेन में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो ये है और एक ये है। इस प्लेन में 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे की नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो बोर्ड के या तो ऊपर है या बोर्ड के नीचे हैं। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि इनफाइनाइट्स पॉइंट आ जाते हैं और प्लेन में वो 2 ही रहते हैं। ये कौन सा केस लिया हमने? NN वाला केस लिया, यानी कि नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट एंड नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ या फिर नॉर्थ पोल आर एट द सेम साइड पर होते हैं। तो अच्छा, नाउ आई वांट टू आस्क कि बताइए आर डिस्टेंस कितना होगा अगर BH आपको दिया हुआ है। तो अगर मान लो BH दिया हुआ है किसी को, तो आर डिस्टेंस कितनी होगी जहां पे ये नेट, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इस बार मैग्नेट के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। इट इज अ इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर दिस स्मॉल बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट के लिए मैं जो मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा उसका फॉर्मूला क्या है? μ0/4 पाई m/r³। μ0/4 पाई m/r³। ध्यान करो, सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को। स्मॉल बार मैग्नेट के लिए एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये फॉर्मूला होता है। और डायरेक्शन क्या है इसकी? देखो डायरेक्शन ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग, ये इस तरह से आ रही है, तो अपोजिट है, नीचे की डाउनवर्ड है यहाँ पे, तो डाउनवर्ड मैंने दिखा रखा है। तो एट न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है वहां पे क्या हो रहा है? बी इक्वेटोरियल जो कि इस बार मैग्नेट की वजह से है, और ये BH जो अर्थ की वजह से, दोनों बराबर है यहाँ पे। तो देखो बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू BH एट न्यूट्रल पॉइंट। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? μ0 बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखा हमने पूरा, इज इक्वल्स टू BH लिखा। नाउ इस बात पे, इस पार्ट पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपसे R पूछ सकता है, आपसे H पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखें इस केस में, जब NN वाला केस होता है तो स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, प्लेन में 2 होते हैं। क्लियर? ये बात आई। एनी डाउट सो फार इन दिस? यू कैन आस्क। कोई डाउट है तो? सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो ही एक तरीके से क्रिएट कर रहा है? शिवम रुक जाना।
न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स देखो, ये तो BH है ही, ये तो अर्थ का है, और ये जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट है, लैब में रखा हुआ है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को उसने नलीफाई कर दिया, तो नेट आ गया यहाँ पे 0। ये कह रहे हैं हम लोग। और क्या कहना चाह रहे हो आप? कुछ अलग कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब फॉर्मूले से हमारे ना मैग्नेटिक डाइपोल जैसे, तो ऐसा एक्ट कर सकता है? क्या करना कि डाइपोल है ही, मैग्नेटिक डाइपोल का ही तो फॉर्मूला है ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हाँ, तो इसकी वजह से फील्ड किधर आती है? ग्रीन वाली फील्ड है इसकी वजह से, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये फील्ड लिख दी मैंने। पर ये किसके बराबर हो रही है? यहाँ पे जहाँ पे 0, जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, वो उसके बराबर हो रही होगी अर्थ के। एट न्यूट्रल पॉइंट्स। क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे कि बी नेट बराबर 0। जब बी नेट बराबर 0 लिखोगे, बी नेट बराबर 0 लिखोगे, कहाँ पे होता है? एट न्यूट्रल पॉइंट्स। ये लिखेंगे हम, एट न्यूट्रल पॉइंट्स, ये होता है। अब देखो मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए, तो बी नेट का मतलब ओवरऑल बी, तो बी इक्वेटोरियल कहाँ देख रहा है? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, देख किधर रहा है? डाउनवर्ड देख रहा है, तो माइनस लगा दिया। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे माइनस, ये लो, डाउनवर्ड वाली चीजों को नेगेटिव बोल दिया। BH कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है, तो प्लस लगा दिया, बराबर 0। यही तो है, बी नेट बराबर 0 का मतलब ओवरऑल सारे बी मिलाकर के 0 होंगे एट न्यूट्रल पॉइंट। ये मैग्नीट्यूड हो गया, नेगेटिव बता रहा है डायरेक्शन, और BH का ये मैग्नीट्यूड हो गया और प्लस बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो BH बराबर क्या आ रहा है? बी इक्वेटोरियल आ रहा है, यानी कि बी इक्वेटोरियल होता कितना है? ड्यू टू स्मॉल बार मैग्नेट इट इज दिस गिवन बाय दिस फार्मूला एंड इट इज इक्वल्स टू BH। तो मैग्नेट कुछ भी पूछ सकता है, BH दे करके R पूछ सकता है और R दे करके BH पूछ सकता है। एनी डाउट सो फार? चलिए, केस 2 में क्या होगा बताओ? केस 2 में क्या होगा? केस 2 में नॉर्थ पोल जो होगा, साउथ आ जाए। हाँ नहीं, साउथ साउथ नहीं आएगा। साउथ साउथ आएगा तो एक ही बात हो जाएगी ना, फिर नॉर्थ नॉर्थ वाली बात हो जाएगी। नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। हाँ, नॉर्थ और साउथ केस। अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ कहूँ या साउथ साउथ कहूँ, एक ही बात है, क्योंकि अगर नॉर्थ नॉर्थ मिल गए तो डेफिनेट सी बात है साउथ साउथ भी मिल गए होंगे पीछे की तरफ। तो हमको अलग कहना है कि नॉर्थ साउथ केस लेना है, तो नॉर्थ साउथ केस लेते हैं। तो ये BH क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये ग्रीन वाला क्या है? बार का मैग्नेटिक फील्ड। पर इस बार मैंने क्या किया है, यहाँ पे है ज्योग्राफिक ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया? बाहर का बार मैग्नेट का साउथ आ गया, अपोजिट हो गया, उल्टा कर दिया आपने बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट कर दिया इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी। तो बताइए कैंसिलेशन कहाँ हो रहा है? येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन का कैंसिलेशन कहाँ हो रहा है? येलो लाइन ग्रीन लाइन का। सर एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। एक्सियल पे होगा, इक्वेटोरियल पे नहीं होगा। यस सर। इक्वेटोरियल पे सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट कर रही है, देखो घूम के जा रही है इधर, ये भी जा रही है, तो सपोर्ट हो रहा है यहाँ तो, और बढ़ जाएगा बल्कि मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कैंसिलेशन हो रहा है वो एक्सियल पॉइंट पे हो रहा है। तो जब भी नॉर्थ साउथ आएगा तो कहाँ कैंसिलेशन आएगा? एक्सिस पॉइंट पे आएगा। NS केस मतलब एक्सियल पॉइंट पे आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, NS केस में होगा एक्सिस पॉइंट पे, एक्सिस वाले पॉइंट पे। अच्छा, और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे बताइए जरा आप? ऐसे कितने पॉइंट्स होने वाले हैं? ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? 2 होंगे या इनफाइनाइट होंगे? 2 होंगे। ये 2 होंगे या इनफाइनाइट होंगे? 2 ही होंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट कह सकते हैं हम, यहाँ पे हम इनफाइनाइट नहीं कह सकते, बिकॉज एक तो ये पॉइंट है, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। देखो फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, ऐसे घूम करके ऐसे जा रही हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अपोजिशन मिल रहा है, देखो, और यहाँ पे अपोजिशन मिल रहा है, तो 2 ही पॉइंट्स हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, पे नहीं, यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, बिकॉज ये एक्सिस वाले पॉइंट है, एक्सिस वाले पॉइंट का सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता। ये 2 पॉइंट्स पॉसिबल है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये बात क्लियर होगी सबको, समझ में आ गई ढंग से? ठीक है, तो वही कहानी लिखते हैं हम लोग दोबारा से। बी, ये जो न्यूट्रल पॉइंट्स हो गए, तो दीज आर द न्यूट्रल पॉइंट्स। तो ये है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ लिख देता हूं मैं, दीज आर न्यूट्रल पॉइंट्स।
है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट, दो न्यूट्रल पॉइंट है, तो एट न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, बी नेट 0 होता है, ठीक है, ये बात सही है। तो बी यहाँ पे देखिए ग्रीन वाले की वजह से किधर आ रहा है, बी एक्सियल डाउनवर्ड आ रहा है, बी एक्सियल इज डाउनवर्ड, तो माइनस ऑफ बी एक्सियल लिख दिया, प्लस बी एच लिख दिया, बराबर 0। तो क्या मिल रहा है यहाँ से, बी एच बराबर बी एक्सियल मिल रहा है। और डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं हम लोग, जब भी फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सियल लोकेशन ऑफ द डाइपोल फ्रॉम द सेंटर लेते हैं डिस्टेंस। सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है ये। तो आर डिस्टेंस पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे को मिल जाएगा। अब यहाँ से कोई भी सवाल वो बना सकता है, डिस्टेंस देख करके बी एच पूछ सकता है, या फिर बी एच दे करके डिस्टेंस पूछ सकता है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए अगर बी एच दिया हुआ है तो आर किस केस में ज्यादा आएगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहां पे ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्टेन होता है सेंटर से, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, आर की डिस्टेंस कहां ज्यादा आएगी, फर्स्ट सेकंड में आएगी, फर्स्ट में आएगी या सेकंड में आएगी, कहां ज्यादा आएगी, फर्स्ट में आएगी, फर्स्ट में आएगी। फर्स्ट में आएगी। कैसे 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 सोच लो जरा, गलत भी हो सकते हो आप। सर सेकंड में सेम है, मैंने एक बार बार मैग्नेट को सीधा रखा नॉर्थ नॉर्थ, फिर उल्टा कर दिया मैंने, और मैं पूछ रहा हूँ बताओ सेंटर से मैग्नेट के किस केस में मेरे को दूर जाना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट लाने के लिए, मैग्नेट एक्सियल में और उसमें, ये सेकंड केस में, फर्स्ट केस में, सेकंड में आएगी, सेकंड में आएगी, बिकॉज यहाँ पे 2 का फैक्टर एडिशनल ऐड हो रहा है, क्योंकि आर को आप सब्जेक्ट बनाओगे, जब आर को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो बी एच को यहाँ भेजोगे और आर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आर हो जाएगा क्यूब रूट यहाँ इन सब का। जब इन सब का आप क्यूब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, क्यूब रूट लेने के बाद ये डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, आप ये डिस्टेंस कम मिलेगी, क्योंकि आर को इधर भेजो बी एच को इधर भेजो, तो यहाँ पे 2 नहीं है, वहां पे 2 है एक्स्ट्रा, और तो 2 एक्स्ट्रा है, तो रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 लेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा फैक्टर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 ज्यादा आ गया ना, इसीलिए आर की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, बिकॉज जब आप आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2 का फैक्टर एडिशनल है इस वाली इक्वेशन में, ज्यादा है, एक्स्ट्रा है देन द केस 1 इक्वेशन, तो इसलिए इसमें डिस्टेंस ज्यादा आने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में तो हमारा ये अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैग्नेटिक मैटर पे आएंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा जो भी हो, मेरे से पूछ सकता है। अभी किसी को डिप में फंस रहा हो, कोई डेक्लिनेशन में फंस रहा हो, तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं इसके बाद आगे बढ़ने वाला हूँ। सर एक बार टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करवा दीजिए। वो मैंने कराया नहीं क्या सर? करवाया, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर क्लास एंड हो गई थी उससे। अच्छा, वो मैं करा देता हूँ डेफिनेटली। देखते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मतलब क्लास में तो थे ना, कनेक्शन आउट तो नहीं हुआ था ना, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। एमआर किधर गया, इधर नहीं है, यस इधर होगा कहीं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर। तो देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे सारा कुछ क्या क्या है। टेंजेंट का मतलब है टेन फॉर्मूले का यूज होगा, टेन थीटा के फॉर्मूले का यूज होगा। टेन थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे इसमें। तो ये मैंने आप एक छोटा सा केस लिया, मतलब स्टार्टर कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो मैंने एक वायर लिया, ऐसे इस तरह से घुमाई, और ऐसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r आएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r आ गया। अच्छा, तो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ये कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है ऐसा समझे। देखो हम यहाँ पे, तो मेरे पास एक फिगर ली हुई है, मैंने यहाँ पर एक फिगर है, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग।
इस फिगर में दो चीजें तो हैंडल है, ये हैंडल जैसा दिख रहा है आपको, जो आपको जो आपके हैंडल जैसा वाली वायर थी, यहाँ पे जो ये वायर है बिल्कुल इसके अंदर ये पैक हो रखा है। तो यानी कि ये कैसा हैंडल, सर्कुलर है हैंडल, वायर भी कैसे जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। तो इसको ध्यान से सुनिए, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया होगा, एक तो ये हैंडल हो गया, ठीक है, और एक चीज और होती है इसमें, दिख रहा है नीचे ये प्लेट ये पड़ी हुई है थाली जैसा जो दिख रहा है आपको, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपास, दिस पार्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपास, ये है हॉरिजॉन्टल कंपास। अब ये जो बाकी सब कुछ बना हुआ है इस पे ध्यान मत दो, अभी आप जो रेड वेड से दिख रहा है इन पे ध्यान मत दो, जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए। ये है हॉरिजॉन्टल कंपास, ये है हैंडल जिसमें करंट जा रहा है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपास है, मान लो करंट जीरो है अभी, ठीक है, करंट है फिलहाल जीरो, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपास है किधर देख रहा होगा, किधर इसकी निडल घूमेगी, इसकी निडल किधर जाएगी, ये जाएगी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाएगी। यानी कि जहाँ पे बी एच होगा, ये एक्चुअल में ये कौन सी लाइन हो जाएगी फिर, जहाँ पे नॉर्थ देख, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, ये जो नॉर्थ कहाँ देख रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और यही लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो जाएगी, ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, यही मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगी, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है एक तरह से, ठीक है। जब करंट नहीं जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल बी एच की तरफ देख रही होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और ये यही देखती रहेगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसको, यही देखती रहेगी जिंदगी भर। अब हमने क्या किया, इसमें करंट डाल दिया, हैंडल वाली वायर में करंट डाल दिया, भेज दिया हमने करंट। तो जैसे ही मैं करंट भेजूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा ना, इधर इस तरफ आएगा अंदर की तरफ, क्रॉस ड्यू टू वायर क्या आएगा, क्रॉस आएगा कि नहीं, हाँ सर, अंदर जाएगा ना, ये इधर जा रहा है तो वो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ कहीं। तो मैंने थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ उसको मैं, ऐसा हो जाएगा ना, इधर आएगा अंदर की तरफ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लाइक दिस, अंदर जाएगा बी सी, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, लाइक दिस। तो इसको अच्छे से बनाता हूँ, ऐसे ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, जो कि मैंने क्रॉस दिखाया हुआ है। यानी पहले कौन था, सिर्फ बी एच था, करंट आने के बाद क्या आ गया, बी सी भी आ गया, और फिर उससे क्या होगा, ये बी सी आ गया इधर, इधर आ गया बी एच, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बीच में से पास करेगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में से पास करेगा, इन बिटवीन देम कहीं भी होगा। तो फिर मैग्नेटिक नीडल कहाँ जाएगी, रिजल्टेंट के लॉन्ग जाएगी ना, यस सर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, और यानी मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल किस तरफ है, पहले बी एच था तो बी एच की तरफ थी, अब ये बी सी भी आ गया, बी एच भी आ गया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये निडल उसकी तरफ पॉइंट करेगी। तो ये धीरे धीरे निडल का डिक्लिनेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया कि 45 डिग्री पे पहुंच गया होगा, और जैसे ही 45 डिग्री पे पहुंच गया हमने करंट की सप्लाई वही रखी, मेंटेन रखी, अब नहीं बढ़ाई हमने, पहले बढ़ाते जा रहे थे हम, इंक्रीज करते जा रहे थे करंट को, जैसे ही 45 डिग्री एंगल बना हमने रोक दिया, रुक जाओ अब इस करंट को रोक दो, रोकने का मतलब ये नहीं जीरो कर दो, करंट को उसी वैल्यू पे फिक्स कर दो। तो निडल किस लाइन पे पॉइंट करेगी, 45 डिग्री पे पॉइंट करती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो जब 45 डिग्री पे पॉइंट करेगी तो हमारा डायग्राम जो वेक्टर डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा बन जाएगा कुछ, ये निडल हो गई एक तरह से, यहाँ पे निडल हो गई, ये बी एच था ये बी सी था, तो इधर आके रुक गया। तो अब मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, यहाँ पे इस केस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी बी एच अपॉन ऑफ बी सी, या ये भी देखो 45 डिग्री होगा, या आप यूँ कह लो कि इट इज कुछ क्या कहेंगे यहाँ पे, बी सी अपॉन ऑफ बी एच कह लीजिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ऑफ बी एच, बी सी अपॉन ऑफ बी एच, तो 1045 क्या होता है, 1 होता है, यानी बी एच बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। तो जैसे ही बी एच बराबर बी सी आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, करंट तो हमको मालूम थी ना, बी एच किसके बराबर आ गया, बी सी, और बी सी क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आई तो हम जानते हैं कितना भेजा था हमने, म्यू नॉट भी पता होता
यस, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फायदा क्या हुआ हमको, BH बराबर किसके आ गया? सर स्क्रीन शेयरिंग रुक गई। स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब आ गई, ठीक है। तो BH बराबर किसके आ गया? BH बराबर आ गया है हमारे इस BC के, और हम BC की वैल्यू को जानते हैं, इट इज हाउ मच, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R होगा। अच्छा, यानी कि करंट भी हम जानते हैं, हम करंट भी जानते हैं, हम रेडियस भी जानते हैं लूप का, तो हम BH भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वी कैन फाइंड द BH एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर Yes, आपको sir. BH मिल गया, BH मिल गया, थीटा किससे मिला था बताइए? डिप एंगल किससे मिला था? डिप एंगल डिप सर्कल से मिला था, वर्टिकल वाले कंपास से। हाँ सर, वो उससे मिल गया था। तो BV मिल जाएगा हमको BH tan थीटा करके, ये भी मिल गया, यानी कि हमको सारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया एक पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, तो ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। एनी अदर इशू टू एनीवन बिफोर वी क्लोज दिस चैप्टर? नो सर। No, sir. हाँ, किसी को कोई भी दिक्कत हो छोटी मोटी पूछ लें अभी, ठीक है? तंग होने से अच्छा है कि अभी पूछ लो। आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहा है शायद से, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे, एंड दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान से सुनिएगा इसको, अच्छा है, स्कोरिंग है, ये इजी भी है। तो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, मटेरियल्स के बारे में। तो फर्स्ट मटेरियल इन दिस इज डायामैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट मटेरियल इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, या सब्सटेंस कह दो, सब्सटेंस कह लेते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होगा बेसिकली इसमें, सपोज मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, इसमें एटम्स हैं बहुत सारे, इट हैज मैनी एटम्स, काफी सारे एटम्स हैं। तो मैं कुछ एटम्स यहाँ पे बना रहा हूँ। कुछ एटम्स मैंने यहाँ पे बना दिए। अब एक एटम के बारे में बात करूं तो मैं, ये एटम है, ठीक है, और नो मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लगाई है, नो मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लगाई, एंड दिस इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है इसको समझते हैं। तो एटम को यहाँ पर मैं बनाता हूँ, एटम को मैंने यहाँ पर बनाया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फायदा क्या होता है? इनकी स्पिन्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इनके स्पिन क्या होते हैं? अपोजिट। ये बात केमिस्ट्री में आप मुझसे अच्छी जानते होंगे, ठीक है। तो एक ये एटम, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं लाइक दिस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज एन एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है तो दूसरी जगह कहीं और घूम रहा होगा, अपोजिट में घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, अलग अलग आपको जगह अलग अलग घूमते हुए दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या चीज आती है? करंट आता है। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? चलता हुआ चार्ज क्या चीज लेकर के आता है? करंट लेकर के आता है। और एक इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं? कि लूप में घूम रहे हैं, यानी लूप में क्या आता होगा?
करंट आता होगा। जब लूप में करंट आता है तो करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। और यानी कि अगर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस एटम का आपको क्या लगता है, क्या कुछ आएगा इनका मैग्नेटिक मोमेंट? मान लो एक लूप तो इधर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन के उल्टे में घूम रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्टली, क्योंकि इनके स्पिन जीरो आएगा। इनके स्पिन्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है अपोजिट स्पिन? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल स्पिन है ये। यही तो लिखते हो, डब्बे बनाते हो आप, वो SP के उनमें ये लिखते हो। तो एंटी पैरेलल इनके स्पिन्स हैं ये। दो तरह की स्पिन्स होती हैं एक होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और एक होता है एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि अराउंड घूमने वाला होता है। एक तो अपने खुद की एक्सिस पे घूम रहा है और एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो दोनों ही क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, दोनों ही स्पिन्स अपोजिट होते हैं। तो अगर स्पिन अपोजिट है यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी तो अपोजिट हो जाएगा। बिकॉज करंट में थंब रूल लगा करके हम मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालते थे। दोनों का स्पिन अगर अपोजिट है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम क्या आने वाला है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या आएगा? जीरो आएगा। ये समझ गए आप? बिकॉज एंटी पैरेलल है। डायमैग्नेटिक में ऐसा ही होता है, पैरा में ऐसा नहीं होता है। पैरा में ऐसा नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, तो उसकी वजह से क्या होता है? एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। पैरा में नहीं होगा, बिकॉज पैरा में क्या होगा? एक और पेयरिंग नहीं हो रही होती है उसमें, एक खाली रह जाता है डब्बे में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे कुछ हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हो गई, समझ में आ गई हमको अच्छे से, ये जीरो हो गया। और बात करता हूं मैं अब। ठीक है, अब मैंने ये तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब ऐसा केस था, यानी कि पूरा अगर मैं सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा? पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग है, जस्ट अ सेकेंड, वो भी जीरो ही आएगा। हाँ वो भी जीरो ही आएगा। सब्सटेंस का मतलब एम ऑफ एटम, सारे एटम को जोड़ दो। सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब सारे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट्स को जोड़ दो, तो ये भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एटम का भी जीरो और पूरे का भी जीरो। ये कब है? इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब की बात है ये। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आऊंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को लाते हैं और लेट्स सी। अब मैं सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आया। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव कम। ये है बी एक्सटर्नल। जब बी एक्सटर्नल आया तो क्या होगा? सब लोग, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आराम से घूम फिर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को। अचानक से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं और चलते हुए इलेक्ट्रॉन पे, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज बनाता हूँ। ठीक है, एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ, ये और ये वाला यहाँ बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? अपोजिट स्पिन होती है, अपोजिट घूम रहे होते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये लिया और एक ये लिया, यहाँ पे दोनों बना लिए मैंने, दोनों ही मैंने यहाँ बना लिए। और सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ ऐसे जा रहा है तो यहाँ ऐसे जाएगा, ये मतलब हुआ इनका, ठीक है। अच्छा, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई, आपको दिखाने के लिए ऐसे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाली। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जा रही होगी, करंट अपोजिट जाती है ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, अपोजिट। हाँ ये करंट इधर जाती है, इधर होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो करंट इधर जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज, आप ऐसे मान सकते हो, येलो वालों को ट्रीट कर सकते हो आप एज इट इज। तो यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में तो है न्यूक्लियस, बीच में है न्यूक्लियस, बीच में है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की वजह से जो यहाँ पे कौन सा फोर्स फील हो रहा होगा, इनवर्ड फोर्स फील हो रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, Fe। मानते हो उस बात को, Fe तो लग ही रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है। करंट इधर आ रही होगी, करंट की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, साथ साथ बोलते जाइए, है ना, खींच रहा होगा, एक तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा बताइए, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर आने वाला है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, कोई बताएगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, सर ये क्या हुआ वो क्या हुआ, लेकिन समझिए। बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, इस पे बाहर आएगा। बाहर क्या, नहीं ऐसे नहीं बोलो, इसके हिसाब से बताइए, इसके हिसाब से बताइए कहाँ आएगा। -xy के अंदर। बताओ किधर आएगा, Z ऑन दिस पार्ट, ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, ऑन दिस, इस इलेक्ट्रॉन पे किधर आएगा, ध्यान से सोच लो यार एक बार। सर -z। -xy वाले प्लेन में। Z में नहीं, सब गलत कह रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, ये बताइए। अरे क्या सर फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, सॉरी, xy वाले प्लेन में आएगा। प्लेन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक प्लेन भी नहीं है। अच्छा, वो डायरेक्शन है एक, किधर है, x से किसी एंगल पे, y एक्सिस में आएगा सर। सर माइनस में आएगा। किधर, माइनस y सर प्लस y एक्सिस पे आएगा। पॉजिटिव है। माइनस वाई के कितने कैंडिडेट हैं, माइनस वाई कौन कौन कहता है, हु इज फॉर माइनस वाई, सब चुप पड़ गए। अरे वही आंसर सही है, माइनस वाई में ही लगेगा, वही आंसर सही है, माइनस में ही लगेगा। अब कैसे किया मैंने, बताओ कैसे किया, ये चमत्कार, चमत्कार है क्या ये, सर ऑब्वियस है। -x में लेंगे और b हमारा z एक्सिस में जाएगा। अब देखो आई, देखो अब आई को लेना चाहे आई को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन को लेना चाहे इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को लोगे तो आपको डायरेक्शन को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, बस v क्रॉस b को, नेगेटिव ऑफ v क्रॉस b करना पड़ेगा, वहां से आंसर आ जाएगा। अगर आप आई मान के कर रहे हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो अब आई मानो, करंट कैरिंग वायर इधर जा रही है, तो अंगूठा रखोगे ना इधर, इधर अंगूठा रखोगे इस तरफ, उंगलियां इधर रखोगे तो अंदर नहीं आ रहा पाम, इधर नहीं आ रहा पाम, इस तरफ। अरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो आप लोग, ये ऑब्वियस है कि नहीं, ऑब्वियस है ना ये, इधर जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब मुझे डर लगता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ FM आ रहा है, हाँ ऐसे मत करो, मेरे को मेरा मूड खराब हो जाता है ऐसे, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतना भी नहीं पढ़ा पाया क्या, ऐसा लगता है फिर। तो देखो Fe इधर आ गया, FM इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, जब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, जब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो स्पीड ना बढ़ जाएगी, क्योंकि mv²/r, फोर्स बराबर क्या लिखते हैं हम, सारा फोर्स बराबर किसके बराबर लिखते हैं, mv²/r बराबर लिखते हैं ना। नेट फोर्स बराबर क्या लिखोगे आप, Fe + Fm बराबर क्या लिखेंगे, mv² / r लिखोगे, ठीक है।
यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ भी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, एफ एम कहाँ लगेगा, उल्टा लगेगा। उल्टा इस केस में क्या आएगा, एफ ई माइनस एफ एम बराबर एम V1 कह लो, इसको V2 कह लो, V2 स्क्वायर बाई आर। किस केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी, सर फर्स्ट वाले। ज्यादा होगी ना। यस सर। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब दोनों वेलोसिटी कैसी थी, सेम थी। सेम हो जाएगी। अब क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड आने पर ये एक ज्यादा हो गई, एक Different कम हो हो गई। ठीक है, अब देखते हैं किसकी ज्यादा होगी, यानी ये वाली चीज ज्यादा होगी, यानी करंट बढ़ जाएगा। फिर ये करंट भी तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा करंट, Yes. बिकॉज करंट होता है Q बाई टी, और जो T होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, चक्कर काटने का समय। जब स्पीड बढ़ गई है तो चक्कर काटने का समय कम हो जाएगा, और जब समय कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी घूमेगा फटाफट से। जितना जल्दी घूमेगा, ज्यादा जल्दी घूमेगा, तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि करंट ज्यादा होने का मतलब, पहले करंट दोनों, ये वाला करंट कम है, ये वाला करंट ज्यादा है। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट। ये करंट कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा पोल बना है यहाँ पे, नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ बना, नॉर्थ पोल। अच्छा यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये साउथ बन रहा है, साउथ है ना, साउथ बन रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को कैंसिल करते थे। अब क्या होगा, अब क्या हो चुका है, अब I1 ग्रेटर देन I2 हो चुका है। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ किसकी ज्यादा हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ की। नॉर्थ मोर देन दैट ऑफ साउथ इन एडजेसेंट फिगर, इन एडजेसेंट। सर हाँ जी, बोलो। सर V1 ज्यादा होगी, V1 हाँ, ज्यादा ज्यादा हो होगी। हाँ, V1 ज्यादा होगी ना। क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं आया मुझे, बता रहे हो या समझ रहे हो या पूछ रहे हो। पूछ रहा हूँ सर। हाँ, V1 ज्यादा होगी। अरे फोर्स ज्यादा है ना, ये देखो ना, फोर्स ज्यादा है, mv स्क्वायर बाई आर दोनों में कॉमन है, तो जब निकालोगे सॉल्व करके तो ज्यादा ही तो आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लस हो रहा है। ऑनलाइन में समझ नहीं आ पाता कि स्टूडेंट का चेहरा कहना क्या चाह रहा है, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इसलिए बोलने पे आप ध्यान दो अच्छे से क्या कह रहे हो। चलिए, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, I1 ज्यादा हो गया, ये हो गया ज्यादा, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये दोनों आपस में मिलजुल करके खत्म कर रहे थे अपना इफेक्ट, है ना। अब क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ओवरऑल बिहेवियर कैसा हो गया, ओवरऑल बिहेवियर इज नॉर्थ पोल। ये वाला फैक्टर जीत गया ना, नॉर्थ पोल बन गया। ओवरऑल बिहेवियर इज नॉर्थ। अगर नॉर्थ है तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, जो एक पहले से आ रही थी, अपोज कर रहा है ना, अपोज कर रहा। अगर ये नॉर्थ बन गया है तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को ओवरऑल इफेक्ट कैसा फील हो रहा होगा, इसको क्या फील हो रहा होगा कि ये दोनों मिलकर के मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, ये अपोज कर रहा है ना। तो ये यही होता है, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ये सब लोग कैसा बन जाते हैं, कैसा रुख कर लेते हैं, ये लोग ऐसा रुख कर लेते हैं, ऐसा ये रुख कर लेते हैं। ऐसे ज्यादा नहीं बना रहा, इतना ही बना के छोड़ दे रहा हूँ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ऐसे हो जाता है। अपोज कर रहा है ना, देखो अपोज कर तो रहा है, ये नॉर्थ इधर है, ये भी नॉर्थ साइड है, तो ऐसे नहीं जा रहा है, देखो अपोज कर रहा है। दिस इज अपोजिंग, दिस इज अपोजिशन। क्लियर, समझ में आ गया बात कि कैसे अपोज करता है। ठीक है, अब आपने तरीका बताया है ना, आपको समझ में आ गया अच्छे से, बहुत है ना।
तो ये जो तरीका है ना, ये आपकी किसी बुक में नहीं दे रखा है, ना तो ये एनसीईआरटी में है, ना ये मॉड्यूल में है, पर तरीका यही वाला सही है। समझ रहे हो बात? ये बात आपको जो मैंने बताई है आपको बड़े अच्छे समझ में आ भी गई होगी कि इन दोनों में से ओवरऑल इफेक्ट कैसा हो रहा है। नॉर्थ पोल का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, करंट ज्यादा होगी तो नॉर्थ पोल जीत रहा है साउथ पोल के मुकाबले। यानी ओवरऑल नेट मैग्नेट किसकी वजह से बन रहा है? इसकी वजह से बन रहा है, जो कि उसको अपोज कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया। ये बात, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी फॉरेन राइटर की किताब में से मैंने आपको लाकर समझाई है। ये फॉरेन राइटर की किताब में ऐसा मिलता है। और ये थ्योरी जनरली बुक्स में लेंस रूल के हिसाब से समझाई जाती है। कैसे समझाते हैं? लेंस रूल के हिसाब से समझाते हैं इसी चीज को। तो देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताते हैं, देखो गलती क्या है उनकी, मैं गलती बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने वो आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई। वो कहते हैं कि ये जैसी मैं मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आऊंगा, तो ये जो इसमें जो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं? करंट कैरिंग कॉइल की तरह तो है वो भी। करंट कैरिंग कॉइल, और नेट करंट कितना आ रहा है? नेट ओवरऑल 0 आ रहा है वो। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इसमें जो करंट आएगा इलेक्ट्रॉन को होगा, अब वो ऐसा हो जाएगा कि इसको अपोज करे। क्योंकि लेंस रूल क्या कहता है, अगर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं तो ये लोग सब कैसा बिहेव करेंगे? अपोज करेंगे, हाँ ना बोलो, है कि नहीं? अपोज करेंगे ना। मैंने बताया था आपको, जैसे पास में लाता हूँ मैग्नेट, ये इसमें करंट कैसा आता है? ऐसा आता है कि इसको रोके। इसको रोकने का मतलब नॉर्थ पोल आ जाता है इस तरफ। अच्छा, बात लोग हाँ भी कह देते हैं, हाँ बिल्कुल सही थ्योरी है। देखने में क्या लग रही है? थ्योरी सही लग रही है ना बिल्कुल, कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड आई, इसने नॉर्थ दिखा दिया, अपोज कर दिया। पर थ्योरी में गड़बड़ पता है कहाँ पे आती है? थ्योरी में गड़बड़ आती है सर वो तो जब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी या इंक्रीज करेंगी, यानी फ्लक्स जब बढ़ेगा इसमें से, तब नॉर्थ आएगा। अगर फ्लक्स घटा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट गई तो क्या होगा? यहाँ पे साउथ आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। हमारे इस वाले केस में क्या होगा? चाहे मैग्नेटिक फील्ड कम हो या ज्यादा हो, जीतना इसी को ही है, क्योंकि फोर्स हमेशा अंदर ही आएगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो। इससे ना मतलब होता है, वो तो इसके घूमने से मतलब है। तो इसके कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेलोसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, यानी कि हमेशा नॉर्थ रहेगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो या कांस्टेंट हो। समझ रहे हैं? ये इसीलिए मैंने थ्योरी इसको एक्सप्लेन करी। दिस इज द एक्चुअल थ्योरी, बट आई डोंट नो व्हाई ईच एंड एवरी बुक इज टॉकिंग अबाउट लेंस लॉ ओनली। हमेशा लेंस लॉ को लेकर के ही वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो आप भी जब भी आता है किसी एग्जाम्स में तो लेंस रूल के हिसाब से ही बताएंगे। जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं तो अपोजिट यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाता है, इतनी बात कह करके छोड़ देंगे, ठीक है। पर एक्चुअल रीजन आप अपने मन में ध्यान रखिएगा, ये होता है, नॉर्थ ही आता है हमेशा। ओके फाइन, यहाँ समझ में आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब मैं आपसे पूछूं एम ऑफ एटम बताओ। एम ऑफ एटम क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। अब तो आ गया ना कुछ। एक एटम को देखो क्या आ रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ तो गया मैग्नेटिक मोमेंट। 0 कहाँ है भाई? है तो सही, ये जीत तो गया, एक जीत गया, एक कम पड़ गया, तो आ रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से आ रहा है। नॉट 0। सब्सटेंस हो जाएगा, सब्सटेंस का भी हो जाएगा नॉट 0, ये भी नॉट 0 हो गया। अच्छा, अगर ये यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिखाने का ना तरीका ऐसा भी होता है। मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे भी दिखा सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे तो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ऐसे, m1 ऐसे दिखा दो, m2 m3 ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट दिखा दिया मैंने यहाँ पे। दीज आर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। और क्या बात खास बात है इसको लेकर के? तो हमने मोटी मोटी बात तो सीख ली इसमें से, और भी बात देखते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट। एक बाहर से एक्सटर्नल फील्ड बी एक्सटर्नल, और क्या हो रहा है, बी इनसाइड ऐसे आ रहा है, बी इंड्यूस, क्या कहते हैं इसको, बी इंड्यूस कहते हैं, इधर आ रहा है। ये छोटा सा है, ये इसका वेक्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसका वेक्टर। छोटा वेक्टर बनाता हूं मैं इसका, इतना छोटा सा वेक्टर आता है इसका। तो रिजल्टेंट बी क्या हो जाएगा, बी नेट
बी नेट विल बी हाउ मच? तो बी नेट होगा बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस्ड। ये कहाँ पे है? इनसाइड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये इनसाइड डायमेंटिक सब्सटेंस है। बात क्लियर है? क्योंकि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इधर आ रही हैं, और ये क्या है? ये इन डाइपोल्स की वजह से आ रही हैं, जो यहाँ फॉर्म हो गया है नेट इफेक्ट। तो ओवरऑल कितना आ गया? ये आ गया बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस। बी इंड्यूस क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इसी की बदौलत ये वाला फील्ड आ पाया है। अपने आप पहले से थोड़ी ना मौजूद था, ये पहले से मौजूद तो था ही नहीं, इसके आने के बाद ही ये आया है, तो इसलिए इंड्यूस कह रहे हैं। तो नेट कितना हो गया? अंदर कम हो गया थोड़ा सा, ठीक है? तो अंदर हो गया नेट कम। तो कुछ खास बातें लिखते जाते हैं इसके बारे में, और कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, बी इंड्यूस इज वेरी वेरी लेस। ये बहुत लेस होता है, बहुत ही कम होता है, ये ज्यादा नहीं होता है। डायामैग्नेटिज्म is shown by, तो डायमैग्नेटिज्म कौन कौन शो करेगा? क्या दुनिया के सभी एटम शो करेंगे? डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय ऑल सब्सटेंसेस। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ये सभी लोग शो करते हैं। इज शोन बाय ऑल सब्सटेंसेस, इज शोन बाय ऑल सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिज्म जो है ना प्रॉपर्टी, सभी एलिमेंट शो करते हैं, इवन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी शो करता है, बट इट्स इफेक्ट is very small, is very small, therefore not dominant in case of para or ferro substance। मतलब ये डायमैग्नेटिज्म जो आपने अभी पढ़ा, जब भी आप पढ़ते हैं, ये सब में आ जाता है, सब में आता है, ये सब में आएगा, क्योंकि चार्ज अगर घूम रहे हैं तो उन पे फोर्स तो लगेगा। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो उन पे लगेगा। तो एक स्पिन अगर क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक पे फोर्स अंदर लगेगा, दूसरे पे बाहर लगेगा, यानी एक की ये काम तो हर एक सब्सटेंस में होगा, जो किस्म का होता है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसीलिए फेरो वाले सब्सटेंस में पैरामैग्नेटिक वाला जो बिहेवियर है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। समझ रहे हैं? डोमिनेंट रोल प्ले करता है। वहां डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन गया ये, क्योंकि पैरा में पैरा वाला जीत जाता है, वो बहुत ज्यादा फैक्टर काम का होता है। डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है सभी लोग शो करते हैं, लेकिन बहुत कमजोर होती है, इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उसी में दिखती है, बाकियों में क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वहां पे पैरा वाला जो बिहेवियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो वाला रोल ज्यादा रोल प्ले करते हैं देन डायमैग्नेटिक वाला बिहेवियर। डायमैग्नेटिक वाला बिहेवियर कौन सा है कि एक की वेलोसिटी कम हो गई, एक की ज्यादा हो गई। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है ना, ये इतना ज्यादा नहीं आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाए, बहुत कम फर्क रहता है। हल्की सी ज्यादा होती है, हल्की सी कम होती है। तो अगर हल्की सी ज्यादा हल्की सी कम है तो जो मैग्नेट आएगा रोकने वाला वो भी बहुत कमजोर सा होगा, ठीक है, इसीलिए कमजोर होता है। वेयर एज अगर मैं कहूं कि इसके पास वेलोसिटी है और एक के पास वेलोसिटी है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें यही तो होता है, एक की स्पिन होती है और दूसरे में कुछ खाली होता है, उसमें स्पिन ही नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक
स्पिन एक्स्ट्रा बच गया, ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट बच जाता है ये बहुत पावरफुल होता है देन दिस वेलोसिटी कम ज्यादा वाला चक्कर। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक्स जो प्रॉपर्टी होती है ये सब लोग शो करते हैं पर ये बहुत कमजोर होती है इसलिए सब में दिख नहीं पाती है। बात हजम हुई कि नहीं हुई? कोई हाँ ना नहीं कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग? हैं कुछ तो बोलो। होगी सर। हाँ बोलते रहिए, ऐसे सही नहीं है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला, हाँ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक और चीज देखें हम लोग, अगर ये मैंने सब्सटेंस लिया यहाँ पे डायामैग्नेटिक, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है अंदर होती है ज्यादा? ये बताओ, बाहर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर होती है? अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस रिलीज करता हूं तो अंदर ज्यादा होगी या बाहर ज्यादा होगी? अंदर होती है। क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ ज्यादा होगी बताना? अंदर कितनी होती है नेट? अंदर कितनी होती है? सर बाहर ज्यादा होगी magnetic field। बाहर ज्यादा होगी। पार्टिसिपेट ज्यादा करो, ध्यान से सुन नहीं रहे हो। अंदर वाली कोई कैंसिल, अंदर में तो, हाँ ध्यान से सुनो, ऐसा मत करो ऐसे। तो अगर जहां वहां स्पेसिंग कम होती है और जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है वहां होती है, ये बात जानते हो? तो यहाँ सर आपने दूर दूर, क्या बोला? आवाज चली गई आपकी। हाँ टीवी बंद कर दो धनंजय। सर टीवी नहीं चल रही है। अच्छा हाँ सर तो दूसरे देखो, कमरे में आके बैठा हूँ फिर भी भाई जो है वो चला रहा है फोन। तो देखिए यहाँ पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां स्पेसिंग क्या होती है? बी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होती है देन स्पेसिंग लेस होगी। कम लेस हो होगी। जाएगी। स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइंस लेस, ये ध्यान रखो। और जहां पे स्ट्रेंथ कम होती है वहां स्पेसिंग ज्यादा होती है। तो देखो ज्यादा है ना स्पेसिंग यहाँ पे, आसपास वाले इलाके में ज्यादा दिखाई है मैंने, इसके आसपास ज्यादा दिखाई है। तो यहाँ पे बी कम होता है इसलिए ऐसा मैंने बना दिया है। बी यहाँ पे क्या है? थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, बी इज हायर, यहाँ ज्यादा बी है। फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, diamagnetic substance gets repelled from external magnetic field। रिपेल क्यों होती है? नॉर्थ फेस कर रहे होते ना एक तरफ, देखा ना आपने भी, रोकने वाला इफेक्ट होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? रिपेल होते हैं या रिपेल करते हैं? रिपेल होते हैं या रिपेल करते हैं, एक ही बात हो गई, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं एक्सटर्नल का और जो डायपोल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर उनका। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। तो रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, gets repelled from the external magnetic field, that is we can say diamagnetic substance dislikes
dislikes higher magnetic and likes to go toward weak magnetic field. से पता चला सर ये बात, मैंने कहा ऊपर वाली बात है ना, इसी से समझ में आ रहा है. अब देखो, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक्सटर्नल है, और ये सब्सटेंस यहाँ रख दिया मैंने डायमैग्नेटिक. तो बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या कहाँ पे है? यहाँ पे है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है? जस्ट अ सेकेंड, मैं बनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ. अब ये रहा, ये है नॉर्थ पोल. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? सर फर्स्ट पे आएगा. फर्स्ट पे जाता है. और ये रिपेल होगा कि नहीं होगा? ये रिपेल होगा. रिपेल होकर कहाँ जा रहा है? ये सेकंड वाली जगह रिपेल होकर के कहाँ जा रहा है? रिपेल होकर आगे. इट इज गोइंग फ्रॉम क्यों कह सकते हैं ना हम, यानी जहां पे ज्यादा है और जहां कमजोर है उस तरफ जा रहा है, यानी कमजोर की तरफ जा रहा है. ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. यहाँ पे ज्यादा है, कमजोर है, तो कमजोर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको, इट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे है लो मैग्नेटिक फील्ड. देखो ज्यादा से कमजोर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल जो कि पूछ लिया जाता है. सपोज मैंने एक लिया यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे है ये साउथ, और मैंने ये एक बाउल लेता हूँ मैं अच्छा सा. एक बाउल लिया और इस बाउल में मैंने पहले क्या भर रखा था? इस बाउल में मैंने पहले भरा हुआ था ऐसे पाउडर्ड फॉर्म ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे पाउडर्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पाउडर्ड है. अब मैंने इस पाउडर को यहाँ रख दिया, तो बताओ पाउडर की शेप कैसी हो जाएगी? पाउडर का शेप कैसा हो जाएगा? सर वो साउथ साइड इकट्ठा हो जाएगा. साउथ की तरफ इकट्ठा हो जाएगा क्या? साउथ की तरफ इकट्ठा हो जाएगा. पर साउथ के पास तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पोल्स के पास तो ज्यादा होती है, वहां पे कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे मैं नॉट बनाया था, ट्रैक कर. तो सेंटर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, सेंटर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ध्यान रख लो इसको हर बात. ऐसा नहीं कि नॉर्थ से दूर भागते हैं, साउथ से भी दूर भागते हैं. हाँ, तो हमें दूर ही भागना होता है हमको. तो कहाँ जाएंगे? ये आ जाएंगे सेंटर पे. ऐसा इकट्ठा माउंटेन सा बन जाएगा यहाँ पे, एक कहीं जाने को जगह बची नहीं है तो इस सेंटर पे पहाड़ बन जाएगा ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे आकर. ठीक है, तो लाइक दिस. क्यों ऐसा? क्योंकि सेंटर पे ही यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, लेस मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या होती है? हाई मैग्नेटिक फील्ड. तो पाउडर्ड है तो इधर बीच में इकट्ठा हो गया, ऐसा हो जाता है इसके साथ. और एक और एग्जांपल लूं मैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही, तो बताना क्या होगा इसमें.
ये साउथ है और यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया एक बार मैग्नेट को। पहले बार मैग्नेट था मेरे पास लाइक दिस, नॉर्थ साउथ। इसको लाके मैंने यहाँ इकट्ठा रख दिया, यहाँ पे यहाँ हैंग कर दिया। तो कैसा अलाइन करेगा ये? सॉरी, बार मैग्नेट नहीं है, वहीं रह जाएगा। वेट, ये बार मैग्नेट नहीं है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बीच में लाकर छोड़ दिया मैंने, तो कहाँ जाएगा? इसकी शेप कैसी हो जाएगी? वहीं रह जाएगा, चपटा हो जाएगा। ये सॉलिड है, सॉलिड, चपटा उपटा नहीं होगा। सॉलिड है, फिर उधर ही रह जाएगा। सर सेम रहेगा एज इट इज। उधर ही रह जाएगा। क्या होगा इसका? ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा? जेड रह एक्सिस जाएगा सीधा ही। जेड एक्स ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे जेड एक्सिस की कैप की तरफ चला जाएगा। लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, ऐसे टंग जाएगा बीच में, बस टॉर्क लगेगा। ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दूर रहना चाहता है जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दूर अगर थोड़ा सा भी मुड़ा तो उसके पास आ जाएगा, इधर मुड़ा तो उसके पास आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां इनसे दूर रह सके? बीच में एकदम परपेंडिकुलर, यही ऐसी जगह मिली है इसको। समझ रहे हैं? ऐसा हो जाएगा ये। तो यही एक तरीका है एकमात्र जहां ये दूर रह सकता है दोनों से। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हो जाते हैं। अब आते हैं हम, ये तो हमने कर लिया, डायमैग्नेटिक के बारे में सब कुछ समझ लिया। लेट्स मूव। और क्या सवाल आता है? देखो और बताता हूं मैं, और एग्जांपल क्या आते हैं इसमें। ये लिक्विड भरा हुआ डायमैग्नेटिक लिक्विड है। तो पहले तो जी ऐसे था ये, और यहाँ लग दिया मैं नॉर्थ और ये साउथ। बताओ लिक्विड कैसा हो जाएगा? फाइनल शेप ऑफ द लिक्विड। सर एक साइड ज्यादा चला जाएगा ना लिक्विड, एक साइड ज्यादा हो सारा जाएगा। का सारा जहाँ साइड मैग्नेट है कम हो उधर जाएगा। साइड ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ नीचे। देखो अगर यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा तो कोई फायदा होगा क्या? नो सर, कोई फायदा लेफ्ट नहीं। साइड राइट तो साइड। फायदा कब ना। है? उसको नीचे जाने में फायदा है, तभी दूर पड़ेगा। जाएगा। नीचे यहाँ जाएगा ये नीचे, और यहाँ जाएगा ये ऊपर। साउथ के राइट में सर। नीचे भागेगा, दूर भागेगा, इन दोनों से दूर भागेगा। मैं कहाँ फंस गया मैं, इनसे दूर भागो। दूर भागेगा वो, क्योंकि ना तो नॉर्थ पसंद ना उसको साउथ पसंद, उसको ज्यादा साउथ के मैग्नेटिक राइट। पसंद नहीं। नीचे भागेगा। साउथ के राइट में क्या मतलब है? नीचे भागेगा, नीचे की तरफ। ऊपर नहीं चढ़ेगा इसमें यूट्यूब में, समझ? नीचे की तरफ भागेगा, यहाँ ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऊपर जाना लग जाए वो। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो पूरे लिक्विड को फिर ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नीचे भाग करके इनसे दूर रह सकता है वो, तो नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होंगे ये? यस, इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा पहले से? सर होगा। इनके इसमें पास होगा, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड है, तो कैंसिलेशन तो होने वाला नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट कहीं ना कहीं तो होगा, या तो ऐसा हो सकता इसमें इधर हो, इसमें इधर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। यहाँ ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा हो। तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात हो रही है, तो एम एटम क्या आएगा? नॉट जीरो। बात समझिए, सही है कि नहीं है? बोलो। एम ऑफ एटम नॉट जीरो। यस एम सब्सटेंस बताइए, चलिए क्या आएगा? ये भी नॉट
0. बोलो, ध्यान से बोलो। सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? सभी एटम की जोड़ो, डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है? 0 जीरो आएगा। जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? ये वाला वेक्टर इसको खाया जाएगा। म्यूट करो, किसी का खुला हुआ है। एकदम बाढ़ सी आ गई है फोन में। देखो, ये वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको कैंसिल कर देगा, ये दोनों कैंसिल करेगा दूसरे को। ये भी एटम का था, ये भी एटम का था, तो जोड़ेंगे तो कैंसिल हो रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे होंगे इसमें, मैंने सारे नहीं बनाए हैं। जब सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखें इस चीज को, यहाँ जीरो आ रहा है। अब अगर मैं इनको इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले आता हूं तो क्या होगा? बाहर से लाया मैग्नेटिक फील्ड में, एक डायरेक्शन में लाइन हो जाता है। क्यों लाइन होंगे? क्यों होंगे लाइन? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है, इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर है और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या लगता है उनपे? टॉर्क लगता है ना, भूल गए क्या? टॉर्क लग जाएगा उस पर। टॉर्क लगता है, एम क्रॉस बी टॉर्क लगता है, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री होता है। तो एंगल 0 डिग्री हो गया ना इस मैग्नेटिक मोमेंट में और इसमें। ये है यहाँ पे। यस सर। ओके, आर्मी में जाना चाहिए आपको, आर्मी वाला डॉक्टर बनो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही आपकी चॉइस है। तो उधर ही यहाँ पे जाना सर। हाँ, आवाज भी एकदम बुलंद है। यस हाँ सर, जी एकदम परफेक्ट। तो देखिए, ये बी एक्सटर्नल और ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है तो डेफिनेट सी बात है बी भी आएगा। यहाँ पे बी भी आएगा कुछ ना कुछ। इसको क्या कहेंगे हम? बी इंड्यूस्ड। बिकॉज अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता, ये नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसी की वजह से आया, इसलिए हमको क्या कह रहे हैं? इसको बी इंड्यूस कह रहे हैं। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी टोटल? एक तो बी एक्सटर्नल है ही ये, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? बी नेट। बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस कहो, इंटरनल तो ठीक है, वो भी सही वर्ड है, इंड्यूस कह दिया तो ये आ रही है। यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि जी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ खिंच जाएगा साथ में। हाँ उसके साथ हाँ, इसी के साथ चल देगा। एम ऑफ एटम नॉन जीरो। अब ये क्या होगा? सब्सटेंस का एम ऑफ सब्सटेंस नॉन जीरो। ये भी नॉन जीरो होगा क्योंकि सब एक तरफ देख रहे हैं ना। सब वेक्टर को जोड़ोगे तो एक अच्छा वेक्टर आ जाएगा, एम ऑफ सब्सटेंस अच्छा खासा आ जाएगा एक। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टीज हल्के हल्के प्रॉपर्टीज भी लिखते हैं। तो बी इंड्यूस क्या होता है? काफी अच्छा होता है, मतलब कंपेरेबल होता है, नॉट इट्स अ गुड वैल्यू, खराब नहीं होती है, काफी ज्यादा वैल्यू होती है। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू, गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू। डायमेंटिज्म में बहुत कम थी ये, यहाँ पे सही अच्छी खासी है, गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू, नजरअंदाज नहीं कर सकते इसको हम, अच्छी खासी है, मतलब मच ग्रेटर देन दैट ऑफ डाया। तो क्या यहाँ पे डायमेंटिज्म का वाला बिहेवियर होगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल होगा। हाँ सर, अरे होगा बहुत कम होगा होगा। वो यहाँ पे माइनस करूंगा, मैं माइनस करूंगा, माइनस बी इंड्यूस ड्यू टू डायमेंटिज्म करूंगा, लेकिन उसको लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि इनके मुकाबले उसकी कहीं चलने वाली नहीं है। नेग्लिजिबल है सर। यहाँ पे दो शेर लड़ रहे हैं तो नेग्लेक्टेबल हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता है। नेग्लेक्टेबल हटा दिया, उसको देखा भी नहीं है हमने, बताया भी नहीं, बताने की जरूरत नहीं समझी, होते हुए भी कुछ नहीं करेगा वो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बनाते हैं, फील्ड डायग्राम बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम्स इनसाइड एंड आउटसाइड। तो देखिए ये है अगर हमारा बी एक्सटर्नल, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, बाहर ज्यादा होती है? पैरा में अंदर ज्यादा है ना, अंदर ज्यादा है। अंदर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ज्यादा है। गैप कम हो जाएगा। ये चार यहाँ पे आ रही हैं तो चार अंदर से घुस के जाएंगी,
ऐसे हो जाएंगी, फिर बाहर वापस ऐसे हो जाएंगी। ऐसा मैं रफ डायग्राम बना दिया है कि ऐसा हो जाएगा कुछ कुछ, ठीक है। तो लाइक दिस इट विल बी द बिहेवियर। बी हाई है यहाँ पे, बी लो, तो बी यहाँ पे थोड़ा सा लो है। और क्या प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने ऊपर, टैली कर लेता हूँ, उसी के साथ मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। सही है। हाँ, अब इस सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है जब इनको बाहर किसी सब्सटेंस में रखा जाए। एक सेकेंड। देखिए, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, यहाँ भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ जाता है ना, यहाँ साउथ या नॉर्थ, बी इंड्यूस ऐसे निकलेगा ना बाहर की तरफ, ये साउथ ऐसा होगा, ये समझ पा रहे हो, ये सॉरी Yes. साउथ है, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ऐसा होगा। कोई शंका किसी को? कोई शंका नहीं No, होनी sir. चाहिए। डाइपोल मोमेंट अलाइन करता है, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो गया, यानी थीटा 0 डिग्री आ गया है। तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? अट्रैक्शन हो रहा है बाहर वाले से, यस अट्रैक्शन हो रहा है भाई। होगा साउथ सर। दिखा रहा है, इसको साउथ दिखा रहा है, खींच ले, खींचना चाहेगा, नाम से समझ में आ जाएगा। डायमैग्नेटिज्म मतलब दूर भागना, डी फॉर डायमैग्नेटिज्म, डी फॉर दूर भागना, पी फॉर पैरामैग्नेटिज्म, पी फॉर पास आना। तो ये पास आएगा, यानी अट्रैक्ट होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो जिसको दिक्कत आ जाएगा भी। तो हम कह सकते हैं इसमें सेकंड पॉइंट डाल करके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस move towards higher magnetic field strength, ज्यादा की तरफ भागने की इनकी इच्छा रहती है। वही डायग्राम मैं बना सकता हूं दोबारा से, यह है नॉर्थ और यह है वो सब्सटेंस, यह है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। कहाँ जाना पसंद करेगा, ये इधर जाना पसंद करेगा। मूव्स टुवर्ड, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, मूव्स टुवर्ड हायर बी, दैट इज टुवर्ड 1। सिर्फ अगर नॉर्थ पोल ही है, नॉर्थ पोल ही है केवल, ठीक है, तो उधर उसी ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा वहां भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम है तो यहाँ नहीं जा रहा है। तो इसीलिए सेम वे, इन द सेम वे ऊपर वाले डायग्राम को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ एज इट इज, बिल्कुल सेम थ्योरी चलेगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे दो मैग्नेट लिए इस तरह से, यह नॉर्थ है और यहाँ पे है ये साउथ, और मैंने ये रख दिया इस तरह से। तो क्या होगा बताइए यहाँ पे, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पाउडर्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाएगा ये। ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे तुम घुस जाएगा ऐसे, और यहाँ पे फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे दो पार्ट बन, दो पार्ट बन जाएंगे, दो पार्ट बन जाएंगे इसमें। बीच में जगह खाली हो गई, कोनों पे भर गई सब, ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। So this is paramagnetic powdered substance. एक और एग्जांपल लिया जाए, बताओ, अगर ये मैं हैंग कर दूं,
ऐसा वाला सिस्टम, तो किधर जाएगा ये, किधर अलाइन हो जाएगा? ऐसे ऐसे ही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे ही ऐसे हो जाएगा ये यहाँ पे जा करके, यानी कि यहाँ आ जाए ऐसे, बिल्कुल चिपक जाएगा इनसे, इनके पास जाने की कोशिश करेगा कि अपने पास रख लो, मेरे को अपने पास रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा फील्ड है, तुम्हारे पास ज़्यादा फील्ड है, अपने पास रख लो, तो ऐसा हो जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं होगा इस केस में, ठीक है। और अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं सेम तो एग्जाम्पल 1, ये 2 3 बना देते हैं। क्या होगा यहाँ पे, राइज करेगा। इधर ही रह जाएगा। शायद राइज कर जाए। क्यों राइज करेगा, रीजन है उसके पीछे थोड़ा सा। क्योंकि मैं फील्ड ज्यादा है। हाँ देखो यहाँ पे तो ये है ही, यहाँ पे तो खुश है, ये वाला मैग्नेटिक मटेरियल खुश है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसको, पर ये वाला थोड़ा सा दुखी है कि हम थोड़ा दूर हो गए यार, समझ रहे हो आप, ध्यान समझिएगा। ये वाला मटेरियल खुश है एकदम, भाई इससे ज़्यादा पास तो मैं आ नहीं सकता, ये बहुत खुश है, तो बोला बस सोचो पूरे की सबकी सोचो, पूरे परिवार की सोचो यहाँ पे जो है, तो ये वाला थोड़ा सा दुखी है, तो बोलता है एक काम करो, इससे अच्छा तो ये है क्या कि ऊपर आ जाएगा ना, थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाएगा तो फायदा है। वो फायदा क्या है, ऊपर आने से फायदा ये है कि जो बीच में है वो तो बीच में आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा जब ये ऊपर उठेगा, तो जब ये ऊपर उठेगा तो कोई ना कोई तो बीच में आ ही जाएगा, ठीक है, वो आ गया। अब ऊपर आने से फायदा क्या होगा कि कुछ और मटेरियल पास आ जाएगा, जो मटेरियल यहाँ पे था ना, देखो ये कितना दूर, ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है ना, ये बहुत ज्यादा दूर है, ऊपर खिसकेगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये खुश हो जाएगा, और ये वाला मटेरियल थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ये भी थोड़ा सा खुश हो जाएगा, मतलब ऊपर आने में ज़्यादा फायदा है, बिकॉज ये वाला पॉइंट अभी दुखी है, बिकॉज ये काफ़ी दूर है। अगर ये मटेरियल ऊपर खिसकता है तो ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा, और जब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, बाकी को कोई दिक्कत नहीं होनी, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर है, ये ऊपर जब खिसक जाएगा तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब एक तरह से जगह बदल ली है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बदली, तो ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर Yes, लिफ्ट हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। समय अभी इतना ही है, तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं, अगली क्लास में मतलब कि फ्राइडे को सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी ट्यूसडे से, अगले ट्यूसडे से हम ईएमआई पे दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है।